हेलो फ्रेंड्स, ईडीसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट्स के ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक बेसिकली फीडबैक एम्पलीफायर यूनिट का लास्ट टॉपिक है। इसका नाम है एमिटर फॉलोअर एम्पलीफायर एंड इट्स एप्लीकेशन। तो बेसिकली इसमें एमिटर फॉलोअर वर्ड यूज हुआ है। तो बेसिकली एमिटर फॉलोअर हम सबसे इससे पहले ईसीडी सब्जेक्ट में भी देख चुके हैं कि जो हमारा पिछले सेमेस्टर में सेकंड सेमेस्टर में था कि उसमें कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर जो है उसी को ही बेसिकली एमिटर फॉलोअर कहते हैं। जो कॉमन कलेक्टर कन्फिग्रेशन होती है उसको एमिटर फॉलोअर भी कहते हैं। उसका कारण ये है कि एमिटर जो है आउटपुट होता है उसका, वो इनपुट को फॉलो करता है क्योंकि वोल्टेज गेन लगभग 1 के बराबर होता है। तो हम उसका जस्ट जो है रिवीजन कर रहे हैं इसमें कुछ पॉइंट्स के बारे में। तो बेसिक पॉइंट थे कि कलेक्टर जो है इसमें कॉमन टर्मिनल होता है। बेस जो है वो एमिटर, बेस टर्मिनल जो है वो इनपुट है और जो एमिटर टर्मिनल है वो आउटपुट है। तो बेसिकली बेस और कलेक्टर के बीच में इनपुट दिया जाता है और एमिटर कलेक्टर के बीच में आउटपुट लिया जाता है। तो बेसिकली इनपुट और आउटपुट के बीच में कौन सा टर्मिनल कॉमन हो गया है? कलेक्टर टर्मिनल। तो इसलिए इसको कॉमन कलेक्टर भी कहते हैं, कॉमन कलेक्टर कन्फिग्रेशन एम्पलीफायर या कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर। तो बेसिकली कॉमन कलेक्टर कन्फिग्रेशन को एमिटर फॉलोअर भी कहते हैं। तो इसका जो सर्किट है एमिटर फॉलोअर का उसको देखेंगे तो इसको देख के ऐसा लग रहा है कि यदि हम पिछले लेक्चर में जो आरसी कपल्ड बेसिकली कॉमन एमिटर एम्पलीफायर को देखा था, तो यदि कॉमन एमिटर एम्पलीफायर के कलेक्टर रेजिस्टेंस आरसी को हटा दिया जाए और आउटपुट जो है कलेक्टर टर्मिनल से लेने के बजाय एमिटर टर्मिनल से लिया जाए तो ये जो सर्किट है हमारा एमिटर फॉलोअर बन जाएगा। ठीक है, तो इसका बेसिकली यदि हम एसी एनालिसिस करेंगे तो उसमें हमें एक चीज़ सबसे पहले प्रूव करनी है, जो कि इसमें जो है करंट जो है इसमें बेसिकली जो हमारा एमिटर फॉलोअर सर्किट है वो नेगेटिव फीडबैक यूज करता है, नेगेटिव फीडबैक का एग्जांपल है। और दूसरी चीज़ हमें इसमें दिखानी है कि ये वोल्टेज सीरीज फीडबैक का एग्जांपल है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली वोल्टेज सीरीज नेगेटिव फीडबैक यूज होती है। ठीक है, तो इस चीज़ को कैसे समझ सकते हैं, कैसे प्रूव कर सकते हैं वो हम पहले देखेंगे। उसके बाद इसके कुछ पैरामीटर्स कैलकुलेट करेंगे और इसके बाद इसकी एप्लीकेशन देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं। इसको पहले वोल्टेज सीरीज नेगेटिव फीडबैक कैसे प्रूव करेंगे कि ये सर्किट वोल्टेज सीरीज नेगेटिव फीडबैक का एग्जाम्पल है। तो इसके लिए हम एसी एनालिसिस करनी शुरू करेंगे। तो इसमें जो कपलिंग कैपेसिटर सीसी है वो शॉर्ट हो जाएगा और इनपुट लूप मतलब लूप नंबर 1 में केवीएल लगाएंगे। तो केवीएल लगाएंगे तो वी एस माइनस वी बी माइनस आई वी नोट जो आर ई के अक्रॉस है, तो वी एस माइनस वी बी माइनस वी नोट इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। तो बेसिकली कह सकते हैं कि वी बी इक्वल्स टू वी एस माइनस वी नोट होगा। और इसमें जो वी बी है वो बेसिकली इफेक्टिव इनपुट वोल्टेज है ट्रांजिस्टर का, इफेक्टिव इनपुट वोल्टेज ऑफ ट्रांजिस्टर। प्रभावी इनपुट वोल्टेज जो है वो दिखाई दे रही है इक्वेशन नंबर 1 से कम हो गई है, मतलब सोर्स वोल्टेज वी एस से कम है, जो कि आउटपुट के फीडबैक के कारण हुई है, जो कि वी नॉट पार्ट है। तो आउटपुट जो है पूरा आउटपुट वोल्टेज पूरा फीडबैक कर दिया गया है। तो आउटपुट से बेसिकली सैम्पलिंग की गई वोल्टेज की, तो वोल्टेज सैम्पलिंग का एग्जांपल है। ठीक है, तो यहीं से दो चीज़ें यहीं तो क्लियर हो गई कि क्वेश्चन नंबर 1 से ही कि जो इफेक्टिव इनपुट वोल्टेज है वो घट रहा है तो इसमें नेगेटिव फीडबैक है, और जो घट रहा है बेसिकली वो जो है उसका कारण ये है कि फीडबैक जो है आउटपुट से वोल्टेज का किया गया वी नॉट का, जो का तो वोल्टेज कम हो गया आउटपुट वोल्टेज, तो बेसिकली आउटपुट से वोल्टेज की सैम्पलिंग की गई है। फिर भी हम इसको पॉइंट वाइज एग्जाम में कैसे लिखेंगे देखेंगे। संपूर्ण आउटपुट वोल्टेज वी नॉट को जो है इनपुट के विपरीत कला में फीडबैक कर दिया गया है। तो आप इसको बुक से नोट्स और इसको देखकर नोट्स बना सकते हैं। इसमें हमें इसको बेसिकली किस तरह से है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो पॉइंट वाइज आपको उसके लिए बुक भी एक बार रेफर करनी होगी किस तरह लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ जो है हम देख रहे हैं कि ट्रांजिस्टर की जो कुल इनपुट वोल्टेज है वो वी एस माइनस वी नोट है, और संपूर्ण जो आउटपुट वोल्टेज वी नोट है उसको इनपुट के अपोजिट फेज में फीडबैक कर दिया गया है। और बेसिकली इसमें जो फीडबैक वोल्टेज वी एफ है वो वी नोट के प्रोपोर्शनल है। एग्जैक्टली वैसे देखें तो माइनस वी नोट है। तो वी एफ जो है जो फीडबैक वोल्टेज है वो आउटपुट वोल्टेज के प्रोपोर्शनल है, तो सैम्पलिंग जो है वोल्टेज की है। ठीक है, इसमें जो सैम्पलिंग है वो वोल्टेज है। और फाइनली जो फीडबैक
जो है वो इनपुट की सीरीज़ में लगाया जा रहा है, क्योंकि वोल्टेज मिक्सिंग हो रही है, बेसिकली सीरीज़ मिक्सिंग हो रही है। सीरीज़ में वोल्टेज ही मिक्स होती है और शंट में करंट मिक्सिंग होती है। तो इसमें वोल्टेज की मिक्सिंग हो रही है तो वो सीरीज मिक्सिंग है। तो फीडबैक जो है इनपुट की सीरीज में लगाया जा रहा है, विपरीत कला में वो माइनस का वी नोट। तो बेसिकली ये जो है मिक्सिंग जो है सीरीज है, तो हम पहले सैम्पलिंग लिखते हैं फिर सीरीज लिखते हैं, सैम्पलिंग लिखते हैं फिर मिक्सिंग लिखते हैं। तो सैम्पलिंग क्या है, वोल्टेज की है, और मिक्सिंग क्या है, सीरीज की है। तो नाम बनेगा वोल्टेज सीरीज फीडबैक। जब हम फीडबैक एम्पलीफायर का नाम लिखते हैं तो सबसे पहले हम उसमें क्या लिखते हैं, सैम्पलिंग को आउटपुट साइड से, और फिर लिखते हैं मिक्सिंग। मिक्सिंग मतलब इनपुट साइड सीरीज। बेसिकली एम्पलीफायर का आउटपुट मतलब फीडबैक का इनपुट, और एम्पलीफायर का इनपुट मतलब फीडबैक का आउटपुट। तो वोल्टेज जो है फीडबैक सर्किट के इनपुट में है, और उसका जो मिक्सिंग हो रहा है बेसिकली वो सीरीज में हो रहा है, तो वो उसका आउटपुट साइड सीरीज है, ठीक है, सीरीज में कनेक्टेड है। तो इसका नाम हुआ वोल्टेज सीरीज फीडबैक। अब इसमें जो है फीडबैक फैक्टर कैलकुलेट करेंगे और उसका गेन कैलकुलेट करेंगे। तो फीडबैक फैक्टर की बात कर रहे हैं, तो फीडबैक फैक्टर क्या है, बीटा। फीडबैक फैक्टर बीटा है। बीटा क्या होगा, क्योंकि इसका हम देख रहे हैं कि जो फीडबैक हो रहा है वो वोल्टेज हो रहा है, और मिक्स भी वोल्टेज ही हो रहा है, ठीक है, सीरीज में वोल्टेज मिक्स होता है। तो बेसिकली फीडबैक फैक्टर वी एफ अपॉन वी नॉट होगा, क्योंकि उसका जो इनपुट है वो फीडबैक है। जो बेसिकली जो आपका फीडबैक फैक्टर बीटा है वो वी एफ अपॉन वी नॉट से निकाला जाएगा, क्योंकि इसके इनपुट में जो है वी नॉट है और आउटपुट में वी एफ है। तो आउटपुट अपॉन इनपुट वी एफ अपॉन वी नॉट, और बेसिकली वी एफ की मैग्नीट्यूड यहाँ क्या है, वी नॉट के इक्वल है। वी एफ बराबर वी नॉट, मैग्नीट्यूड वाइज देखें तो फीडबैक फैक्टर की वैल्यू आ जाएगी 1, यूनिटी फीडबैक है। तो कंप्लीटली हमारा इनपुट में जो है आउटपुट वोल्टेज फीडबैक कर दिया गया है। वोल्टेज गेन की हम बात करें फीडबैक फैक्टर के बाद, तो वोल्टेज गेन आएगा वी नॉट अपॉन वी एस, जो आपका फीडबैक सर्किट का मतलब गेन है, बेसिकली वोल्टेज गेन, क्योंकि वोल्टेज एम्पलीफायर है, क्योंकि इसका आउटपुट भी वोल्टेज है और इनपुट भी वोल्टेज है। तो वी नॉट अपॉन वी एस। तो ये बेसिकली फीडबैक जो है हमारा कौन सा है, ये हमारा है वोल्टेज सीरीज फीडबैक, मतलब इनपुट भी वोल्टेज आउटपुट भी वोल्टेज। तो इसके हिसाब से नेगेटिव फीडबैक है, तो इसका जो गेन है वो ए बराबर ए अपॉन वन प्लस ए बीटा फॉर्मूला यूज करेंगे। इसमें ए अपॉन वन प्लस ए बीटा में बीटा की वैल्यू 1 है, तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ए अपॉन 1 प्लस ए आ जाएगा, बीटा की वैल्यू 1 है, तो ये लगभग 1 के इक्वल रहेगा, बेसिकली 1 से कम होता है, ठीक है। तो हम इसमें ये कह सकते हैं कि ये जो है मीटर फॉलोवर है, क्योंकि आउटपुट जो इनपुट को कॉपी कर रहा है, फॉलो कर रहा है, क्योंकि वोल्टेज गेन 1 है। तो इस प्रकार जो है हम कह सकते हैं कि जो ये एम्पलीफायर है उसकी जो है जो वोल्टेज गेन है वो 1 है, ठीक है। अब इसमें कुछ पॉइंट नोट करने के हैं कि इसकी बेसिकली एप्लीकेशन क्या होती है। यदि हम देखें कि वोल्टेज गेन 1 है तो इसका क्या फ़ायदा है, वोल्टेज गेन वो भी 1 से कम है, ठीक है। तो बेसिकली आउटपुट को इनपुट से कम कर दे रहा है, या लगभग बराबर है, ठीक है। तो ऐसे सर्किट का लेकिन एडवांटेज जो लिया जाता है वो इनपुट आउटपुट इम्पीडेंस से लिया जाता है। इसकी इनपुट जो इम्पीडेंस है वो इनपुट निम्न, इसकी जो इनपुट इम्पीडेंस है वो हाई होती है, उच्च इनपुट प्रतिबाधा है, और निम्न आउटपुट प्रतिबाधा मतलब आउटपुट इम्पीडेंस कम है, इसका एडवांटेज लिया जाता है। इसको पॉइंट वाइज कैसे लिखेंगे नोट में, कि आउटपुट जो है बेसिकली एमीटर है वो इनपुट को फॉलो कर रहा है, इसलिए इसको एमीटर फॉलोवर कहते हैं। दूसरा ये है कि इसको इम्पीडेंस मैचिंग और बफर एम्पलीफायर के रूप में यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसकी उच्च इनपुट प्रतिबाधा और निम्न आउटपुट प्रतिबाधा होती है, मतलब इनपुट इम्पीडेंस हाई होती है, आउटपुट इम्पीडेंस लो होती है। तो उसका इस प्रॉपर्टी का जो यूज होता है वो इम्पीडेंस मैचिंग और बफर एम्पलीफायर के लिए किया जाता है। इन दोनों टॉपिक को अभी हम नेक्स्ट पार्ट में इसी लेक्चर के देखेंगे। आउटपुट इनपुट सेम है, फेज में होता है इसका, और करंट गेन इसका हाई होता है। बेसिकली ये विदाउट वोल्टेज गेन करंट गेन प्रोवाइड कर रहा है, मतलब वोल्टेज गेन के बिना करंट गेन प्रोवाइड कर रहा है, तो इसकी एप्लीकेशन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हो सकती है। दूसरा, इसका आउटपुट इनपुट सेम फेज में है, और इम्पीडेंस मैचिंग में इसको यूज किया जा सकता है, क्योंकि इसकी इनपुट इम्पीडेंस हाई होती है और आउटपुट इम्पीडेंस लो होती है। इसके बाद हम इसकी इनपुट इम्पीडेंस और वोल्टेज गेन को कैलकुलेट करेंगे।
तो कैलकुलेशन ऑफ वोल्टेज गेन एंड इनपुट इम्पीडेंस ऑफ एमीटर फॉलोवर, ये हमारा इसका सब टॉपिक है इसी लेक्चर का। सबसे पहले हमने एमीटर फॉलोवर का डायग्राम बनाया हुआ है। तो बेसिकली जो है इस डायग्राम में एमीटर फॉलोवर प्रदर्शित किया गया है। इसके बाद हम इसका एसी इक्विवेलेंट ड्रॉ करेंगे, फिर इसकी पैरामीटर्स की कैलकुलेशन एसी इक्विवेलेंट के हिसाब से करेंगे। इसका वोल्टेज गेन और इनपुट इम्पीडेंस कैलकुलेट करने के लिए हम इसका एसी इक्विवेलेंट बनाएंगे। जब एसी इक्विवेलेंट बनाना शुरू करेंगे तो उससे पहले हम इसमें देख लें कि एसी इक्विवेलेंट में बेसिकली होता क्या है, जितने भी डीसी सोर्स होते हैं वो शॉर्ट हो जाएंगे और जो कपलिंग कैपेसिटर हैं वो भी हमारे शॉर्ट हो जाएंगे। तो सी आई जो है वो शॉर्ट हो जाएगा, वीसीसी ग्राउंड हो जाएगा, और इसका हम इसके बाद एस पैरामीटर इक्विवेलेंट बनाएंगे। तो एसी इक्विवेलेंट सर्किट बनाने के लिए सी शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, डीसी शॉर्ट हो जाएगा जो डीसी सप्लाई है, और एस पैरामीटर हम मॉडल इसका बनाएंगे। तो बेसिकली ये हमारा ये एसी इक्विवेलेंट बनेगा। तो इसमें हम देख सकते हैं कि जो एसी इक्विवेलेंट है बेसिकली हमने इससे पहले लेक्चर्स में भी, जब शुरुआत की लेक्चर्स हमने एच पैरामीटर मॉडल देखे थे तो उसमें देखा था सबसे पहले लेक्चर में, तो उसके हिसाब से हमने इसका एसी इक्विवेलेंट बनाया हुआ है। एच आई जो है वो इनपुट H11 है, बेसिकली इनपुट इम्पीडेंस पैरामीटर है, और HFE-IB जो है इसका जो करंट गेन पैरामीटर के हिसाब से, एस पैरामीटर के हिसाब से IC इक्वल टू HFE इंटू IB के इक्वल दिखाया गया है। और इन दोनों कंपोनेंट से होने वाली जो पास होने वाली जो करंट है बेसिकली IB और IC वो IE में जाकर रिफ्लेक्ट होती है, मतलब IB प्लस IC इक्वल टू IE। तो IE की वैल्यू होगी 1 प्लस HFE इंटू IB। एक तो IB आ रही है, दूसरा HFE IB आ रही है। तो IE की वैल्यू 1 प्लस HFE इंटू IB दिखाई गई है। ठीक है, ये RE के थ्रू होकर RE के थ्रू फ्लो होगी और वो ग्राउंड से कनेक्टेड है। फाइनली इसमें इनपुट इम्पीडेंस ZI को देख रहे हैं इनपुट एंड से, तो ये RB इक्वल्स टू R1 पैरेलल R2 और HIE के पैरेलल जो है बेसिकली इसमें एक RB है और एक जो है इसके बाद जो लूप बना हुआ है फर्स्ट लूप नंबर 1, उसका जो इनपुट इम्पीडेंस दिखाई देगा ZB, उनके पैरेलल के कॉम्बिनेशन के इक्वल आएगी। तो बेसिकली ZI जो है वो RB और ZB के पैरेलल कॉम्बिनेशन से बनेगी। और जो हमारा गेन है वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो हमें दो चीज़ें देखनी है, इनपुट इम्पीडेंस और वोल्टेज गेन। तो इनपुट इम्पीडेंस हमने देख ली कि वो बेसिकली ZI जो है RB और ZB के पैरेलल कॉम्बिनेशन से बनेगी, और वोल्टेज गेन की हम कैलकुलेशन करेंगे। बेसिकली सबसे पहले हम ZB की भी कैलकुलेशन करेंगे। तो हम ZI इनपुट इम्पीडेंस के लिए देख सकते हैं कि ZI की वैल्यू ZB पैरेलल RB है, और ZB की वैल्यू जो है वो हम कैलकुलेट करेंगे। ZB जो है वो है क्या, लूप 1 के अंदर, लूप 1 में देख रहे हैं तो उस बेसिकली B और ग्राउंड के बीच यदि जो हमारा सर्किट होगा इसके आगे का, वहाँ पर हम देखेंगे इनपुट इम्पीडेंस। तो ZB जो है हम B और ग्राउंड वाले एंड से देखेंगे पूरे सर्किट को, तो जो पर्टिकुलर B और ग्राउंड के बीच में रेजिस्टेंस रिफ्लेक्ट होगा वो हमारा ZB हुआ। ZB बराबर क्या आएगा, VB अपॉन IB। VB जो है B पॉइंट का वोल्टेज है, बेसिकली B और ग्राउंड के बीच का वोल्टेज है, और IB जो है B पॉइंट से जाने वाली करंट है। Z बराबर क्या होता है, V अपॉन I, तो ZB बराबर क्या होगा, VB अपॉन IB। तो इस ZB की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें लूप 1 में KVL लगाना होगा ताकि हम VB और IB का रेशो निकाल सकें। तो KVL इन लूप 1 में जो हम KVL लगाएंगे वो क्या है, टोटल वोल्टेज का समेशन 0 हो जाएगा। ठीक है, तो VB इक्वल्स टू क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस HIE मतलब IB इंटू HIE प्लस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस RE मतलब H बेसिकली वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस RE मतलब RE इंटू IE, और IE की वैल्यू क्या है, 1 प्लस HFE इंटू IB। ये जो है हमारा VB की वैल्यू आ जाएगी IB इंटू HIE प्लस RE इंटू IE। तो IE की वैल्यू पुट कर दिए तो हमारा VB बराबर आएगा IB इंटू HIE प्लस 1 प्लस HFE इंटू IB इंटू RE, जहाँ पर 1 प्लस HFE इंटू IB क्या है, IE के इक्वल है।
सिंपल केबल लगाया गया है। तो यहाँ पर हमारा वी की वैल्यू आ गई है इन टर्म्स ऑफ आई बी। यहाँ पे आर ई नोन है, एच एफ ई नोन है, एच आई ई नोन है, तो वी अपॉन आई बी आराम से निकाल सकते हैं। जेड बी बराबर वी अपॉन आई बी। इक्वेशन नंबर ए से आई बी जो है राइट साइड में कॉमन लिया जाएगा और उसको फिर लेफ्ट साइड में डिवाइड में ले जाएंगे। वी बी अपॉन आई बी की वैल्यू हो जाएगी एच आई ई प्लस 1 प्लस एच एफ ई इंटू आर ई। यहाँ पर लिख सकते हैं इसको, जेड बी बराबर वी बी अपॉन आई बी बराबर एच आई ई प्लस 1 प्लस एच एफ ई इंटू आर ई। अब इसमें एच एफ ई की वैल्यू 1 से बहुत बड़ी होती है, बेसिकली ये हमारा करंट गेन है और ये जो है कॉमन जो है एच एफ ई जो है हमारा बीटा है, वो बीटा की वैल्यू काफ़ी हाई होती है, 50 से लगभग ज़्यादा होती है, 50 से 100 के बीच में होती है लगभग। तो इसकी एच एफ ई की वैल्यू 1 से बहुत ज़्यादा है कुल मिलाकर। तो 1 प्लस एच एफ ई को एच एफ ई लिखा जा सकता है, मतलब 1 को नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो जेड बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू जाएगा एच आई प्लस एच एफ ई इंटू आर ई। और इसमें एच एफ ई आर ई जो है एच आई से बहुत बड़ा होता है, तो इसलिए एच आई को नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो जेड बी बराबर आ जाएगा एच एफ ई इंटू आर ई, लगभग बराबर हो जाएगा। तो जेड आई इनपुट इम्पिडेंस है, वो क्या है हमारी जेड पी और आर बी का पैरेलल कॉम्बिनेशन। जेड बी की वैल्यू पुट कर देंगे, जेड बी की वैल्यू है एच एफ ई आर ई, तो लगभग बराबर जाएगा आर बी पैरेलल एच एफ ई आर ई। तो ये हमारा इनपुट इम्पिडेंस निकल जाएगा। अब बात करते हैं वोल्टेज गेन की। वोल्टेज गेन बेसिकली क्या है, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। तो आउटपुट वोल्टेज डायग्राम में देखेंगे क्या है, वी नॉट है। एमीटर टर्मिनल पर लिया गया है, एमीटर और ग्राउंड के बीच में वोल्टेज वी नॉट है और सोर्स वोल्टेज वी एस है, तो वी नॉट अपॉन वी एस। तो वी नॉट बेसिकली क्या है, आई ई इंटू आर ई। ठीक है, ये हमारा वोल्टेज गेन निकालने के लिए वी नॉट निकालेंगे, वी नॉट की वैल्यू आई इंटू आर ई। आई की वैल्यू 1 प्लस एच एफ ई इंटू आई बी, तो वी नॉट बराबर 1 प्लस एच एफ ई इंटू आई बी इंटू आर ई। और वी एस क्या है हमारा सोर्स वोल्टेज है। वी एस बेसिकली डायग्राम से दिखाई दे रहा है कि वी एस और वी बी पैरेलल में है, तो वी एस बराबर वी बी, पैरेलल में वोल्टेज सेम होते हैं, तो वी एस बराबर वी बी है। तो वी नॉट अपॉन वी एस निकालने के लिए पहले हमने वी नॉट निकाला 1 प्लस एच एफ ई इंटू आई बी इंटू आर ई, फिर वी एस बराबर वी बी लिखा। अब हम वी एस की वैल्यू इक्वेशन नंबर फ्रॉम ए जो हमारा पार्ट है वो वी बी की वैल्यू है। वी बी की वैल्यू हमें पता क्या है, आई बी इंटू एच आई प्लस 1 प्लस एच एफ ई इंटू आई बी इंटू आर ई, ये हमारी वी बी की वैल्यू है। तो हम वी एस की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो वी एस बराबर वी बी, और वी बी की वैल्यू इक्वेशन नंबर ए से, तो वी एस बराबर आई बी इंटू एच आई प्लस 1 प्लस एच एफ ई इंटू आई बी इंटू आर ई। तो हमारे पास वी नॉट भी है और वी एस भी है, और वी नॉट अपॉन वी एस क्या है, वोल्टेज गेन है, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। वोल्टेज गेन इक्वल्स टू वी नॉट अपॉन वी एस इक्वल्स टू वी नॉट की वैल्यू निकाली, 1 प्लस एच एफ ई इंटू आई बी इंटू आर ई पुट कर दी, और वी एस की वैल्यू जो निकाली थी हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी, आई बी इंटू एच आई प्लस 1 प्लस एच एफ ई इंटू आई बी इंटू आर ई। इसको जस्ट सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके ये प्रूव करेंगे कि इसकी वैल्यू लगभग 1 आएगी, बेसिकली 1 से कम होती है। तो इसको मैथमेटिकली सॉल्व करने के लिए वी नॉट अपॉन वी एस बराबर आ जाएगा 1 प्लस एच एफ ई इंटू आर ई अपॉन एच आई प्लस 1 प्लस एच एफ ई इंटू आर ई। बेसिकली इसमें आई बी से आई बी कैंसिल हो गया है, नीचे से आई बी कॉमन लेके ऊपर और नीचे आई बी कैंसिल हो जाएगा। न्यूमरेटर डेनोमिनेटर में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आई बी कॉमन है, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा। और इसमें हम यूज़ करेंगे एच आई ई जो है वो 1 प्लस एच एफ ई आई आर ई से काफ़ी कम होगा, तो नीचे एच आई ई नेगलेक्ट हो जाएगा और ये रह जाएगा वी नॉट अपॉन वी एस अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 प्लस एच एफ ई आर ई अपॉन 1 प्लस एच एफ ई आर ई, क्योंकि हमने जो डेनोमिनेटर है हर है उसमें एच आई ई को नेगलेक्ट कर दिया है, क्योंकि वो 1 प्लस एच एफ इंटू आर ई से काफ़ी कम होता है। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा लगभग 1 के इक्वल, बेसिकली ये 1 से कम होता है। तो एमीटर फॉलोअर का जो वोल्टेज लाभ है 1 से थोड़ा कम होता है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन की। तो एप्लीकेशन पर जाने से पहले हम इसको जस्ट ब्रीफ कर रहे हैं, समराइज कर रहे हैं कि ये समझ हमने क्या क्या पढ़ा अब तक। हमने इसमें बेसिकली जो आपका एमीटर फॉलोअर है उसका एक डायग्राम देखा, उसको ये प्रूव किया कि उसमें वोल्टेज सीरीज नेगेटिव फीडबैक यूज होती है, फीडबैक फैक्टर निकाला और
उसका वोल्टेज गेन बताया कि 1 से कम होता है, लगभग 1 के बराबर होता है। उसके बाद उसकी एप्लीकेशन इम्पीडेंस मैचिंग और बफर एम्पलीफायर के रूप में यूज होती है, ये पॉइंट मेंशन किया। और इसके 2 पॉइंट और कि इसको एमिटर फॉलोवर, कॉमन कलेक्टर को एमिटर फॉलोवर भी कहते हैं। ये एमिटर फॉलोवर को कॉमन कलेक्टर कन्फिग्रेशन में यूज किया जाता है। बेसिकली कॉमन कलेक्टर कन्फिग्रेशन में यदि ट्रांजिस्टर यूज होता है उसका एमिटर फॉलोवर कहते हैं। और इसमें जो इनपुट आउटपुट है वो सेम फेज में होती है और करंट गेन इसका हाई होता है। उसके बाद हमने इसकी इनपुट इम्पीडेंस और वोल्टेज गेन की कैलकुलेशन की है। अब इसकी एप्लीकेशन को देखेंगे। एप्लीकेशन है इसकी, एक तो इम्पीडेंस मैचिंग और दूसरी है करंट एम्पलीफिकेशन विदाउट वोल्टेज गेन। तो सबसे पहले इम्पीडेंस मैचिंग की बात करते हैं। बेसिकली इम्पीडेंस मैचिंग इसकी एप्लीकेशन है और उसका कारण ये है कि क्योंकि इसका जो एमिटर फॉलोअर का जो इनपुट इम्पीडेंस है वो हाई होता है और आउटपुट इम्पीडेंस लो होता है। अतः यह है इम्पीडेंस मैचिंग के लिए एक आदर्श परिपथ है। और इम्पीडेंस मैचिंग बेसिकली मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए यूज की जाती है। ठीक है, यदि हमें किसी सर्किट में इस तरह की कंडीशन उत्पन्न हो रही है कि उसका बेसिकली सोर्स से लोड में हमें कोई पावर ट्रांसफ़र करनी है और सोर्स का जो इम्पीडेंस है वो लोड की इम्पीडेंस से मैच नहीं कर रहा है, तो उस केस में यदि हमारा सोर्स का जो इम्पीडेंस है वो हाई है और लोड का इम्पीडेंस लो है, तो उस केस में सोर्स और लोड के बीच में एमिटर फॉलोवर यूज कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि सोर्स का जो हाई इम्पीडेंस है वो एमिटर फॉलोवर के इनपुट इम्पीडेंस बेसिकली जो कि हाई है, तो दोनों मैच हो जाएंगे, पावर ट्रांसफ़र मैक्सिमम होगी। इसी प्रकार से आउटपुट एंड में देखेंगे तो जो एमिटर फ्लोवर है उसका आउटपुट इम्पीडेंस लो है और जो लोड इम्पीडेंस लगी हुई थी जो बेसिक सर्किट था उसकी जो लोड इम्पीडेंस थी कम थी, वो एमिटर फ्लोवर के आउटपुट इम्पीडेंस से मैच हो जाएगी। तो फाइनली सोर्स से लोड पर जो पावर है वो मैक्सिमम ट्रांसफर हो जाएगी। तो उसका एक एग्जांपल ऐसे देख सकते हैं। सोर्स बेसिकली हमारे यहाँ पर VS है और उसका सोर्स डिस्टेंस जो है बेसिकली सोर्स इम्पीडेंस है वो 100 किलो ओम है और जो लोड लगा हुआ था उसके साथ जब एमिटर फ्लोवर यूज़ नहीं हो रहा था उस तो लोड जो था वो 20 ओम का था, मतलब उसकी वैल्यू काफ़ी कम थी। तो बेसिकली यदि सोर्स और लोड डायरेक्ट कनेक्ट होते, एमिटर फ्लोवर यूज नहीं हो रहा होता, जैसे दिखाया गया एमिटर फ्लोवर यूज हो रहा है, यदि एमिटर फ्लोवर ना यूज हो जो कि बफर का काम कर रहा है, इम्पीडेंस मैचिंग के लिए यूज किया गया है, यदि वो यूज ना होता तो बेसिकली हम यदि सिंपल कैलकुलेशन से देखेंगे तो VS उसके बाद 100 किलो ओम उसके बाद सीरीज में 20 ओम, तो 20 ओम के जो क्रॉस वोल्टेज आएगा वो 20/20 प्लस 100। बेसिकली जो वोल्टेज डिवाइडर का रूल है वो क्या है, R2 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप निकाले तो R2 ओपन R1 प्लस R2 इंटू V ये होता है। बेसिकली जो आउटपुट वोल्टेज है वो रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होगा इसमें। तो ये कह सकते हैं कि जो करंट होगी V अपॉन टोटल वोल्टेज होगी 100 प्लस 20 और जो 20 के अक्रॉस वोल्टेज आएगा वो 20 से मल्टीप्लाई होकर आएगी, तो 20 इंटू V अपॉन 100 प्लस 20 या 20 अपॉन 100 प्लस 20 इंटू V। तो यदि हम सिंपल में कैलकुलेशन भी नहीं करते हैं, ऐसे डायरेक्टली सोचेंगे तो बेसिकली यदि सोर्स और लोड डायरेक्ट कनेक्ट होते तो इसमें आउटपुट पर वोल्टेज कम प्राप्त होती। एक तरह से ये जो है इम्पीडेंस मिसमैचिंग का एक एग्जांपल था और इस मिसमैचिंग को एमिटर फॉलोअर अगर सोल्व किया जा सकता है। जहाँ पर हमने एमिटर फॉलोअर का बताया कि उसका इनपुट इम्पीडेंस हाई होगा, यहाँ पे माना गया कि 100 किलो ओम है और आउटपुट इम्पीडेंस लो होगा लगभग 22 ओम। तो इस केस में Zin जो इनपुट इम्पीडेंस है एमिटर फॉलोअर की है वो सोर्स की इनपुट इम्पीडेंस या सोर्स की इम्पीडेंस RS से मैच हो जाएगी और जो आपका एमिटर फॉलोअर का आउटपुट इम्पीडेंस Z आउट है वो लोड से मैच होगा। तो बेसिकली इसमें मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए एमिटर फॉलोअर यूज कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स में जाकर हम इसमें शॉर्ट में ये कह सकते हैं कि यदि सोर्स और लोड इस तरह के हैं कि सोर्स का इम्पीडेंस हाई है लोड से, तो लोड के कंपैरिजन में, तो उस केस में सोर्स और लोड के बीच में एमिटर फॉलोअर यूज करके इम्पीडेंस मैचिंग की जा सकती है और उससे लोड पर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी। तो एमिटर फॉलोअर की इम्पीडेंस जो है इनपुट इम्पीडेंस Zin 100 किलो ओम, आउटपुट इम्पीडेंस Z 22 ओम। तो एमिटर फॉलोअर को बेसिकली इस एग्जाम्पल को देख के हम बाद में फाइनली कंक्लूजन ये लिख सकते हैं कि एमिटर फॉलोअर को सोर्स व लोड के मध्य कनेक्ट करने पर लोड को अधिक पावर ट्रांसफर होगी, जबकि जब एमिटर फॉलोअर को इम्पीडेंस मैचिंग हेतु यूज किया जाता है तो इसको बफर एम्पलीफायर भी कहते हैं।
बेसिकली इम्पीडेंस मैचिंग के लिए ट्रांसफार्मर भी यूज हो सकता है, लेकिन ट्रांसफार्मर के साथ जो प्रॉब्लम है वो ये है कि उसका वो फ्रिक्वेंसी डिपेंडेंट कंपोनेंट होता है, उसका आईसी फैब्रिकेशन इजी नहीं होता है। लेकिन एमिटर फॉलोअर के केस में फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स जो है वो बेटर होता है और आईसी फैब्रिकेशन जो है वो ईजी होती है। अब दूसरा एप्लीकेशन है करंट एम्पलीफिकेशन विदाउट वोल्टेज गेन। तो ऑब्वियसली बात है, इसमें वोल्टेज गेन लगभग एक है, मतलब कोई वोल्टेज गेन नहीं हो रहा है, लेकिन करंट गेन इसका हाई है, गामा 1+β के इक्वल होता है। तो इसको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में ऐसे कई एप्लीकेशंस हैं जहाँ पर करंट एम्पलीफिकेशन की आवश्यकता होती है, जबकि बिना वोल्टेज एम्पलीफिकेशन के ऐसी स्थिति में एमीटर फॉलोअर का यूज प्रयोग किया जाता है। थैंक यू।